डियर स्टूडेंट्स, आज हम बस्टेड और वूलन स्पिनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक डिफरेंट स्पिनिंग सिस्टम है। हमने कॉटन स्पिनिंग तो कंप्लीट कर ली है डिफरेंट है सेमेस्टर्स में, और साथ में इसमें आज हम लोग एडवांस स्पिनिंग भी पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं एक एडवांस स्पिनिंग या नॉर्मल वूलन स्पिनिंग का पार्ट है, वो है बस्टेड और वूलन स्पिनिंग। उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला लेक्चर है और आगे भी इसके 1 या 2 लेक्चर फिर से आएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट करने के लिए हमें अटेंटिव रहने की ज़रूरत है और इसे प्रॉपरली ध्यान देंगे। वूल क्या है? जो हमें वूल मिलती है वो सीप के हेयर से मिलती है। ये बेसिकली सबसे ओल्डेस्ट फाइबर है जो बहुत पहले से वर्ल्ड में यूज हो रहा है। इवन तब जब स्टेपल स्पन यार्न या स्पन यार्न की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, तब से ये वूलन फाइबर को हम यूज कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट में भी वूल का प्रोडक्शन काफ़ी है और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है जो वूल का प्रोड्यूसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलियन मरीनो वूल है वो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ब्रांडेड वूल में से एक है। अब हम चलते हैं जो जो फाइनेस्ट क्वालिटी है, अगर हमें वूल की प्राप्त करनी है तो वो हमें कैसे मिलेगी? तो ये सीप को अगर हम अच्छे से फूड दें, डाइट दें और उनकी डिसीज़ से क्योर करें तो वो गुड क्वालिटी वूल देने के लिए समर्थ होती हैं, ठीक है ना। अगर हम जिंदा सीप से वूल निकालते हैं तो उसे हम सील्ड या फ्लीस वूल कहते हैं, और अगर मरी हुई वूल से जो वूल निकाली जाती है उसे हम पुल्ड वूल कहते हैं, ठीक है। अब हम जो नॉर्मली हमारी जो वूल प्राप्त होती है सीप से, उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? डस्ट, डर्ट, ग्रीज, वेजिटेबल मैटर, क्योंकि वो घास फूस में टहलती रहती है तो ये वेजिटेबल मैटर भी उसके साथ रहता है अटैच्ड, और इसके साथ साथ जो स्वेटिंग होती है वो भी ड्राई होके वूल के साथ ही अटैच्ड हो जाती है। तो कुल मिला के 30 से लेके 70% तक इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जो हम सील्ड वूल लेते हैं। नॉर्मली जो अच्छी क्वालिटी की वूल है उसमें मैक्स 30 to 35% तक इम्प्योरिटीज रहती हैं। ईल्ड परसेंटेज अराउंड 65% रहता है, 65 to 70%। वूल की जो इम्प्योरिटीज हैं वो स्काउरिंग प्रोसेस में निकालते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारी जो सॉर्टिंग है वो डिफरेंट क्वालिटी की वूल से कैसे की जाती है? सबसे अच्छी जो क्वालिटी की वूल प्राप्त होती है वो हमें शोल्डर और बैक से मिलती है सीप की, ठीक है। और सबसे पुअर क्वालिटी की जो वूल होती है वो लोअर लेग से मिलती है। और जो फाइननेस है वो कलर, क्रिम्प, स्ट्रेंथ, लेंथ और इलास्टिसिटी जो फाइबर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट ब्रीड की सीप से के हिसाब से वेरी करते हैं। अब अगर हम क्वालिटी पैरामीटर की बात करें तो बेसिक क्वालिटी पैरामीटर जो वूल में यूज किए जाते हैं वो है फाइबर लेंथ, फाइबर डायमीटर, मॉइस्चर, यील्ड परसेंटेज। जितनी बेटर फाइबर लेंथ होगी उतना ही बढ़िया है। फाइबर डायमीटर जितना फाइनर होगा वूल का उतना ही बढ़िया है। मॉइस्चर परसेंटेज जितना ऑप्टिमम होगा उतना ही बढ़िया है। यील्ड परसेंटेज मतलब जो इम्प्योरिटीज़ हैं जितनी मिनिमम होंगी उतनी ही अच्छी है। नॉर्मली 65 से लेके 70% तक अगर यील्ड परसेंटेज है तो गुड है, एनफ है। फाइबर क्वालिटी क्लासिफिकेशन इज इलैक्यूरेटेड। अब जो फाइबर की क्वालिटी का जो क्वालिफिकेशन है वूल में वो सुपर एक्स ग्रेड के हिसाब से किया जाता है। सुपर एक्स ग्रेड क्या है? ये क्लासिफिकेशन बेसिकली डायमीटर बेस काली क्लासिफिकेशन है। हम वूल का हमने लेक्चर्स में, पिछले टेक्सटाइल टेस्टिंग के लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है। वूल का डायमीटर का मेजरमेंट माइक्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा करते हैं। अब हम माइक्रोस्कोपिक मेथड से हमने डायमीटर का मेजरमेंट किया और डायमीटर के मेजरमेंट को हमने माइक्रोन में लिखा। वूल का डायमीटर माइक्रोन में आता है, ठीक है ना। और उसके हिसाब से हमने सुपर एक्स कैटेगरी दे दी उसको। लेकिन सुपर एक्स कैटेगरी सिर्फ हम वहाँ देंगे जहाँ पे उससे बना हुआ यार्न सिर्फ वोवन में और निटेड में यूज किया जा रहा है। और इसमें वूल का ब्लेंड परसेंटेज, अगर हमारा यार्न बना हुआ है तो वूल उसमें एटलीस्ट 45% वूल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो
अगर वूल का डायमीटर 22.5 माइक्रोन है तो उसे सुपर 64 कैटेगरी है, 21 है तो 70s कैटेगरी है, और 19.5 है सुपर 80 है। जैसे जैसे सुपर 240 तक कैटेगरी बढ़ती जाती है उतनी वूल फाइन होती जाती है, उतनी क्वालिटी बेटर होती जाती है, और उतने ही हाई ग्रेड क्वालिटी फैब्रिक्स में इस मटेरियल को यूज किया जाएगा, और उतना ही फाइनर यार्न हम बनाने की पॉसिबिलिटी है उससे। अब वूलिंग यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इसको चलते हैं। अब हमें वूल का कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो हमें स्काउरिंग प्रोसेस तो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इम्प्योरिटी जो वेजिटेबल मेटल्स हैं या स्वेट है या उसमें वूल ग्रीस वगैरह है जो वूल में, वो सारी चीज़ें हमें निकालनी है, तो हमें इम्प्योरिटीज स्काउरिंग प्रोसेस से हमें एलिमिनेट करनी ही करनी है। फिर इसके बाद फाइबर को पैरेलल बनाना है ताकि वो स्पन किए जा सकें यार्न में। देन इसके बाद हमारा फैब्रिक बनता है। ये नॉर्मली वूलन यार्न मैन्युफैक्चरिंग से कपड़े बनाने की प्रोसेस है। अब हमारे जो टाइप ऑफ प्रोसेसिंग रूट हैं वो वूलन यार्न मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट रूट जो प्रोसेस रूट है हम वो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर हमें यार्न बनाना है, फाइन वूल से बनाना है और हाई क्वालिटी एप्रिल के लिए बनाना है, तो ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में जो हमारा वस्टेड स्पिनिंग सिस्टम है वो प्रेफर किया जाता है, और ये सिस्टम सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स और सबसे बड़ा है स्पिनिंग सिस्टम में। तो अगर हमें बहुत हाई क्वालिटी एप्रिल बनाना है, फैब्रिक्स बनाने हैं, फाइन वूल यूज़ करनी है, और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हमें क्वालिटी ऑफ यार्न हमें चाहिए, तो नॉर्मली हमें वस्टेड स्पिनिंग सिस्टम को हमें यूज करना है, सबसे स्ट्रिंजेंट सिस्टम है, और इसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी स्ट्रिंजेंट रहती है। अब वूलन सिस्टम क्या है, अगर हमें नॉर्मली हमें यार्न की क्वालिटी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ओनली यार्न चाहिए और अपीयरेंस मैटर कर रहा है, तो हमें सिर्फ, और हमें हेवी टाइप का यार्न बनाना है, तो सबसे सिंपल सिस्टम है वूलन सिस्टम को हम यूज करते हैं। इसमें नॉर्मली कोल्सर वूल यूज होती है और कोल्सर यार्न बनता है, और ये बेसिकली कारपेट और हैवी टाइप के फैब्रिक्स बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कारपेट हो गया, रग्स हो गया, दरीज वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं हम। तो जो हैवी मटेरियल हैं उनको बनाने के लिए वूलन सिस्टम यूज होता है। सेमी बस्टेड सिस्टम, अगर हमें ऐसा यार्न चाहिए जो हमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी ओरिएंटेशन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लोअर ग्रेड भी नहीं होना चाहिए, तो एक इन बिटवीन सिस्टम है वूलन और बस्टेड के बीच में, वो है सेमी बस्टेड सिस्टम। हम उसमें यार्न को बना सकते हैं। अब तीनों सिस्टम में को हम कैसे कैसे बना सकते हैं उसका उन्होंने डिटेल प्रोसेस रूट दिया है कि कैसे कैसे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो सेमी बस्टेड सिस्टम आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी समझने में कोई इशू नहीं, हम एक एक करके समझेंगे। बूलियन रूट में क्या है, हम तीनों रूट को एक साथ लेके चलते हैं। बूलियन रूट, सेमी बस्टेड रूट और बस्टेड रूट। जो नॉर्मली बूलियन रूट है, हमें बूल की स्काउरिंग करनी ही करनी है, इस सेमी बस्टेड में स्काउरिंग करनी है और बस्टेड रूट में, तीनों में स्काउरिंग करनी है, क्योंकि हमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, डर्ट ग्रीस वगैरह, वो सारा हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, तीनों सिस्टम में यूज किया जाएगा। अब अगर हमें आगे कोई कलर चाहिए किसी भी सिस्टम में, अगर हमें फाइबर, जो हमारा वूल फाइबर है, उसे हमें कलर्ड फॉर्म में चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारा रॉ वाइट फाइबर है और उसे हमें कलर्ड फॉर्म में अगर हमें फाइबर चाहिए, तो हमें वूलन और सेमी बस्टेड सिस्टम में फाइबर डाइंग ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आगे हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाने हैं और हमें इजीली मेथड के थ्रू हमें पास ऑन होना है। तो वूलन सिस्टम और सेमी बस्टेड सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे भी डाइड मटेरियल की आगे रिक्वायरमेंट होती है या कलर्ड यार्न चाहिए, वहाँ पे हम फाइबर की डाइंग कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम फाइबर की डाइंग कैसे होगी,
बेसिल डिफरेंट टाइप के फाइबर डाइंग बेसिल्स हैं। जैसे हमने कॉटन यार्न में भी पढ़ा था, कॉटन की फाइबर डाइंग होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी ओपनिंग होती है, वो हमने कॉटन में भी पढ़ा है, उसी हिसाब से फाइबर डाइंग अपनी डाइंग में होगी, डाइंग बेसिल्स में फाइबर डाई किए जाएंगे। फिर इसके बाद है अब अपनी तीनों प्रोसेस में क्या होगी, ओपनिंग, ब्लेंडिंग एंड ऑयलिंग। क्या करते हैं, अब हमारा जो स्काउड वूल था या हमारा डाइड वूल था, डाइड वूल किस में होगा, वूलन सिस्टम और सेमी बस्टेड सिस्टम में, ठीक है। तो अब क्या होगी, अब हमारी ओपनिंग प्रोसेस होगी। ये ओपनिंग प्रोसेस किस में की जाएगी, मैनुअली एमबीओ सिस्टम्स लगे हुए हैं, मैनुअली भी करेंगे थोड़ा सा हम, और साथ में एमबीओ मिक्सिंग ब्लेंडिंग ओपनर लगे हुए हैं, तो उसमें ओपनिंग की जाएगी, ठीक है। अब हमारा फाइबर ओपन हो गए, हमारे फाइबर इंडिविजुअल ओपन हो चुके हैं, इसमें तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइबर हमारे ओपन हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारी क्या होगी, अपनी कार्डिंग होगी। ओपनिंग के बाद हमारी कार्डिंग प्रोसेस होगी, तीनों प्रोसेस रूट में कार्डिंग होगी, लेकिन जो कार्डिंग प्रोसेस है वो वूलन की अलग कार्डिंग प्रोसेस है, सेमी बस्टेड की डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है, और बस्टेड की अलग टाइप की कार्डिंग प्रोसेस है। तो हमारी यहाँ तक हम कार्डिंग हमने तीनों में कर दी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब तक के सिस्टम में सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, हमारा जो सेमी बस्टेड और बस्टेड में क्या होगी, अगर हमें डाइड यार्न लेना है, डाइड यार्न आगे बनाना है, तो हमें डाइंग फाइबर डाइंग करनी पड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो बस्टेड है उसमें सिंपल है, स्काउरिंग के बाद ओपनिंग देन कार्डिंग। अब यहाँ पे बूलियन रूट में क्या है, जो कार्डिंग का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो स्लबिंग है। स्लबिंग क्या होती है, ये थोड़ा सा फाइनर मटेरियल है, कार्ड के वेव को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारी स्लबिंग बन जाती है। ये नॉर्मली कार्ड स्लाइवर से फाइनर होती है, ठीक है, इसे हम स्लबिंग बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली है स्लाइवर ही, लेकिन फाइनल देन द कार्ड स्लाइवर। सेमी बस्टेड सिस्टम में क्या बनेगा, जो सेमी बस्टेड कार्डिंग होगी उसमें कार्ड स्लाइवर ही बनेगा, बस्टेड सिस्टम में भी कार्ड स्लाइवर बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, अपने वूलन और सेमी बस्टेड में बैक वॉशिंग नहीं की जाती है। बैक वॉशिंग का पर्पज़ क्या है, जो डस्ट डर्ट हमारी कार्डिंग में रेसिडुअल बची थी, वो डस्ट डर्ट हमारी बैक वॉशिंग प्रोसेस में निकल जाती है। लेकिन हमें जो वूलन और हमारा सेमी बस्टेड सिस्टम है, हमारा इजी गोइंग सिस्टम है, इकोनॉमिकल सिस्टम है, हमारी कॉस्ट कम होती है, तो हम बैक वॉशिंग इसमें नहीं करते हैं। और जो हमारा बस्टेड सिस्टम है, इसमें बैक वॉशिंग यूज की जाएगी, ठीक है। कार्ड स्लाइवर के बाद बैक वॉशिंग होगी। इसके बाद क्या है, यहाँ तक हमें समझ में आ जाता है। अब हम एक एक करके प्रोसेस रूट समझेंगे। यहाँ तक हमने समझ लिया बैक वॉशिंग तक। अब एक एक करके इसलिए समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि कई सारे स्टेप्स हैं वो एलिमिनेटेड हैं डिफरेंट सिस्टम्स में। फॉर एग्जांपल, अब हम वूलन सिस्टम लेते हैं, हमारा जो स्लबिंग बना वो डायरेक्टली हमारा रिंग स्पिनिंग फ्रेम में चला जाएगा, रिंग स्पिनिंग में चला जाएगा। रिंग स्पिनिंग में क्या होगा, रिंग स्पिनिंग में अपना नॉर्मली यार्न बनेगा, सिंगल यार्न बनेगा, और अगर हमें फिर इसके बाद उसकी डबलिंग करनी है तो उसे हम डबलिंग करके फिर हम ट्विस्टिंग करेंगे, फिर उसकी हैंक बाइंडिंग होगी, देन फिर से स्कावरिंग होगी, सेटिंग होगी। फिर अगर हमें दोबारा से डाइंग करनी है तो हैंक डाइंग कर सकते हैं, नहीं करनी है, अगर हमारा ऑलरेडी डाइड हमने पीछे ले लिया है तो उसे हम डाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली कोनिंग कर देंगे, फिर फिनिश यार्न हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल वूलन सिस्टम रूट है, इजी गोइंग रूट है। अगर हमारा सेमी बस्टेड सिस्टम है तो हमारा जो कार्ड स्लाइवर बना वो क्या जाएगा,
3 बार उसकी गिलिंग प्रोसेस होगी। गिलिंग प्रोसेस बेसिकली ड्राइंग प्रोसेस से सिमिलर है, जो ड्रॉ फ्रेम प्रोसेस है और गिलिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस इसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है, इसमें फाइबर को स्ट्रेट ब्रश लाइक स्ट्रक्चर से भी किया जाता है, ब्रशेस से भी किया जाता है, तो ये बेटर देन द ड्राइंग सिस्टम है। इसमें भी ऑटो लेबलिंग हम यूज कर सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जाता है डायरेक्ट गिलिंग के बाद चला जाता है स्लाइवर स्पिनिंग प्रोसेस में। रिंग स्पिनिंग होगी, डायरेक्ट स्लाइवर है, फाइनल स्लाइवर था, उसकी रिंग स्पिनिंग होगी। हाँ, अगर हमें कोलसर यार्न के बजाय फाइनल यार्न बनाना है तो हम बीच में रोविंग फ्रेम भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद रिंग स्पिनिंग होगी, उसका सिंगल यार्न बनेगा। फिर इसके बाद अगर हमें सिंगल यार्न के बजाय हमें ट्विस्टेड यार्न चाहिए, प्लाइड यार्न चाहिए, तो नॉर्मली जो सिंगल यार्न है उसकी ट्विस्टिंग होगी और फिर सिर्फ हमारा फोल्डेड यार्न बनेगा। फिर इसके बाद जो हमारा फोल्डेड यार्न है उसको हम हैंग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हैंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने जैसे कॉटन की हैंग फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ था पिछले में। और हमारी डाइंग अगर हमें करनी है तो हैंग डाइंग भी हम कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे लूज फाइबर डाइंग नहीं की है तो आगे हमारे पास पॉसिबिलिटी है हम हैंग डाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम फिर से कोनिंग कर देंगे और हमारा फिनिश यार्न हमारा बन जाएगा। ये नॉर्मली हमारा प्रोसेस रूट है। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर है। अब हम वस्टेड स्पिनिंग में चलते हैं। वस्टेड स्पिनिंग में जैसे ही हमारा बैक वाशिंग हमारी कंप्लीट हुई कार्ड स्लाइवर के बाद, उसके बाद क्या होगा, 3 गिलिंग प्रोसेस होंगे। 3 बार हम गिलिंग प्रोसेस करेंगे, मतलब ड्राइंग कम स्ट्रेटनिंग ऑफ फाइबर्स। इसके बाद फिर कॉम्बिंग होगी। कॉम्बिंग प्रोसेस में कॉम्ड टॉप बन जाएंगे, ठीक है ना। कॉम्बिंग होगी, ठीक है। गिलिंग के बाद कॉम्बिंग होगी, कॉम्ब के बाद कॉम्ब टॉप बन गए। कॉम्ब टॉप हमारे बनने के बाद क्या होगा, इसकी टॉप डाइंग होगी। अगर हमें डाई करना है तो हमारी टॉप को हम डायरेक्टली टॉप डाइंग मशीन में टॉप डाई करेंगे। फिर इसके बाद हम 2 गिलिंग प्रोसेस फिर से देंगे, ठीक है। गिलिंग कम ड्राइंग 3 प्रोसेस फिर से गिलिंग के होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा रोविंग फ्रेम में जाएगा हमारा मटेरियल। रोविंग फ्रेम में हमारा स्लाइवर रोविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देन रोविंग फ्रेम से फिर स्पिनिंग में जाएगा। इसमें रिंग फ्रेम में स्पिनिंग होगी, हमारा यार्न बन जाएगा सिंगल यार्न। सिंगल यार्न बनने के बाद हमारा वोवन जो जाएगा ऑटो कॉर्नर सेक्शन में जाएगा, बाइंडिंग में जाएगा। जो ऑटो कॉर्नर बाइंडिंग में क्या होगा, हमारे जो भी फॉल्ट हैं वो क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि ये हमारा यार्न फाइनल क्लॉथिंग्स में यूज करना है, फॉल्ट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो यार्न क्लियरिंग होगी। फिर इसके बाद अगर हमें ट्विस्टेड यार्न या फोल्डेड यार्न चाहिए तो हमें इसको पहले पैरेलल बाइंडिंग देन ट्विस्टिंग करना पड़ेगा। या तो TFO ट्विस्टिंग कर दो या नॉर्मली रिंग ट्विस्टिंग कर दो। फिर इसके बाद हम उसको कोन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या चीज़ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट चीज़ डाइंग भी प्रोसेस में ले सकते हैं। और फिर फाइनली हमारा फिनिश्ड यार्न मिल जाएगा हमें आफ्टर डाइंग की प्रोसेस, अगर हमें करनी है तो। वस्टेड स्पिनिंग का डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले वूल की स्काउरिंग हुई, फिर कार्डिंग हुई। कार्डिंग के बाद इन्होंने एक चीज़ मिस कर दी है, कार्डिंग के बाद बैक बॉसिंग होगी, ठीक है। जो कार्डिंग के पीछे हमने MBO जो हमने लिया था मेशिंग ओपनर, कार्डिंग के साथ ही कनेक्टेड रहता है, तो इसमें हमने शो नहीं किया है। फिर इसके बाद हमारी बैक बॉसिंग के बाद 3 बार पाथ में गिलिंग होगी। फिर इसके बाद पहली कॉम्बिंग होगी, ठीक है। कॉम्बिंग के बाद क्या होगी, फिर से 2 गिलिंग पाथ होंगे, ठीक है। कॉम्बिंग के बाद फिर से 2 गिलिंग पाथ होंगे। और तो हमने पीछे वाले डायग्राम में हमने 2 गिलिंग पाथ नहीं दिखाए थे, क्यों, क्योंकि अगर हमें 2 गिलिंग पाथ मिस भी करने हैं तो भी हमारा चल सकता है। और इसमें लास्ट गिलिंग मशीन जो हमारी यूज होगी वो हमारी टॉप फॉर्म करेगी। टॉप फॉर्म में फिर डाइंग होगी। फिर इसके बाद डाइंग के बाद फिर से हमारी बैक बॉसिंग होगी। जो रेसिडुअल मैटर है
उसको निकालने के लिए हम बैक वॉशिंग करेंगे दोबारा से। इसमें भी आई थिंक बैक वॉशिंग इसमें शो नहीं की गई है टॉप डाइंग के बाद, लेकिन इसके बाद बैक वॉशिंग है। ठीक है, ये हमने स्मॉल में शॉर्टकट में हमने ब्रीफ स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन एनलार्ज में हम जो बता रहे हैं वो एक्चुअल ये होता है, टॉप डाइंग, फिर बैक वॉशिंग, फिर गिलिंग टू के 2 पाथ होंगे। फिर इसके बाद क्या होगी, अगर हमें ब्लेंडेड यार्न बनाना है, ठीक है ना, अगर हमें ब्लेंडेड यार्न बनाना है, ब्लेंडेड यार्न फॉर एग्जांपल हमें पॉलिस्टर को कॉटन के साथ मिक्स करना है, या हमें एक्राइलिक वूल पॉलिस्टर को वूल के साथ मिक्स करना है, या वूल को हमें एक्राइलिक के साथ मिक्स करना है, या लेनिन मिक्स करना है, जो भी हमारी ब्लेंडिंग प्रोसेस है, अगर हमें डिफरेंट टाइप की ब्लेंडेड टाइप का यार्न बनाना है डिफरेंट टाइप के फाइबर को मिक्स करके, तो ब्लेंडिंग हमारी गिल बॉक्स में की जाएगी। वो भी कैसी होगी, स्लाइवर ब्लेंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें 33% हमें पॉलिस्टर चाहिए, 66% हमारा वूल है, ठीक है, और हमने टोटल नंबर ऑफ एंड्स कितने लिए हैं, नंबर ऑफ एंड्स हमने 6 लिए हुए हैं। ओके, तो हमारे 4 वूल स्लाइवर हैं होंगे और हमारे 2 स्लाइवर पॉलिस्टर के होंगे जिनका काउंट सेम होगा। तो हमारा 66% वूल हो जाएगी, और हमारा जो नॉर्मली 33% या 34% हमारी पॉलिस्टर हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमें 2 कलर की ब्लेंडिंग करनी है वूल में ही, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 कलर की भी ब्लेंडिंग होती है ताकि ग्रिंडल इफेक्ट यार्न में दिखे, तो हमें उस प्रोपोर्शन के हिसाब से कलर्ड स्लाइवर को हमें ब्लेंड करना होता है। गिल बॉक्स में ही ये ब्लेंडिंग की जाती है। ठीक है, हम गिल बॉक्स में ब्लेंडिंग कर देंगे। फिर जब ब्लेंडिंग हमने कर दी तो उसके बाद हम 3 गिलिंग के पाथ देंगे ताकि यूनिफॉर्म फाइबर ब्लेंडिंग हो जाए। गिलिंग पाथ का मतलब यही है कि यूनिफॉर्मली हमारी फाइबर ब्लेंडिंग हो जाए। फिर इसके बाद हम फिर से कॉम्बिंग प्रोसेस करेंगे। कॉम्बिंग प्रोसेस क्या होगी, गिलिंग में जो भी ब्रेकेज होंगे फाइबर या लूज होंगे यार वो निकल जाएंगे। फिर गिलिंग प्रोसेस के 2 पाथ कॉम्बिंग के बाद फिर से देंगे ताकि इवननेस ऑफ स्लाइवर आ जाए। तो हमारी गिलिंग कई बार होती है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वूलन वाला रेदर देन द कॉटन स्पिनिंग। ठीक है, फिर हमारा जो लास्ट गिलिंग के बाद हमारा क्या बनेगा, ब्लेंडेड टॉप हमारा बन गया। ठीक है ना, एक्चुअल ब्लेंडेड टॉप बन गया। फिर इसके बाद हमारा जो टॉप है वो जाएगा कंडीशनिंग प्रोसेस में। ठीक है ना, इसके बाद टॉप हमारा जब हमारा बन गया आफ्टर कॉम्बिंग प्रोसेस के बाद में हमारा फिर जाएगा टॉप कंडीशनिंग में। कंडीशनिंग का क्या एडवांटेज है कि जो भी मॉइस्चर है उसमें परफेक्टली मॉइस्चर एंड ट्रैप हो जाए। जो मॉइस्चर जब हमारी आ जाएगी तो हमारी फर्दर प्रोसेसिंग में इशू नहीं आएगा फिर। ठीक है ना, अब फिर से हमारी जो आफ्टर कंडीशनिंग के बाद है हमारी गिलिंग प्रोसेस हमारी फिर से की जाएगी। ठीक है, 4 से 5 पैसेज हमारे गिलिंग के दिए जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद हमारी जो गिलिंग प्रोसेस हमारी हो गई, फिर इसके बाद हम फिर ये आफ्टर गिलिंग के बाद ये जो टॉप्स हैं गिलिंग के बाद हमारी जो हमारे गिलिंग प्रोसेस में इसमें हमारा मटेरियल हमें कैन्स में लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो कैन हमारी लग जाएंगी रोविंग फ्रेम पे। रोविंग फ्रेम में क्या होगा, रोविंग फ्रेम में अपना यार्न नॉर्मली रोविंग फॉर्म में स्लाइवर हमारा रोविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा जो रोविंग वोवन है वो स्पिनिंग फ्रेम पे डायरेक्टली लग जाएंगे। स्पिनिंग फ्रेम क्या करेगा, हमारा रोविंग को यार्न में कन्वर्ट कर देगा। देन फिर से हम स्टीमिंग करेंगे तो हमारा
जो हमारा यार्न है उसका जो ट्विस्ट वगैरह है वो हमारा सेट हो जाएगा, तो स्टीमिंग करेंगे हम। फिर इसके बाद हमारा स्टीम यार्न जाएगा ऑटो कॉर्नर सेक्शन में, वहाँ हमारे फॉल्ट रिमूव होंगे। फिर इसके बाद हमारा अगर हमें ट्विस्टिंग करनी है यार्न की, तो हमें इसे पहले पैरेलल बाइंड करना पड़ेगा जितने प्लाई में हमें ट्विस्टिंग करनी है, जस्ट लाइक ऑफ कॉटन काउंट। कॉटन ट्विस्टिंग फोल्डेड यार्न की जो हम ट्विस्टिंग कर रहे थे, हमें पहले पैरेलल बाइंड करना पड़ेगा। पैरेलल बाइंड के बाद या तो हम टीएफओ कर देंगे या रिंग ट्विस्टिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा बस्टेड यार्न स्पिनिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं स्काउरिंग प्रोसेस में। हमारा जो स्काउरिंग प्रोसेस है, बेसिकली इसका पर्पज है कि जो डस्ट डर्ट को रिमूव करना और जो नेचुरल ग्रीज है उसको रिमूव कर देना। ये हमारी स्काउरिंग दो टाइप से हम कर सकते हैं, या तो एमल्सन स्काउरिंग करें या हमारी सॉल्वेंट स्काउरिंग करें। ये जो सॉल्वेंट स्काउरिंग नॉर्मली पेट्रोलियम ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड से की जाती है। एमल्सन स्काउरिंग नॉर्मली डिटर्जेंट से की जाती है। अब हम आगे चलेंगे कि इसे कैसे की जाती है। इंडस्ट्री में नॉर्मली जो हम स्काउरिंग यूज करते हैं, वो स्काउरिंग यूज होती है वो होती है इमल्सन स्काउरिंग। इसमें क्या रहता है, 4 स्काउरिंग बॉल होते हैं, ठीक है ना। हर स्काउरिंग बॉल में हमारी जो वूल है वो उसकी पहले वॉशिंग की जाएगी, ठीक है ना। वॉशिंग करके फिर हम जो रेसिडुअल मैटर है उसको हम स्क्वीजिंग रोलर के थ्रू हम पास ऑन करके सेकेंड स्काउरिंग वेसल में ले जाएंगे। अब इसमें क्या है, हर हीटेड डिटर्जेंट्स और स्काउरिंग एजेंट जो बेसिकली है वो हर बाउल में आता है पाइप्स के माध्यम से। और जो कॉम्स हैं, ऑक्सिलरी कॉम्स हैं, वो क्या करते हैं, वूल को उन स्काउरिंग एजेंट के अंदर इम्प्रिग्नेटेड करके एजिटेट करते रहते हैं, मतलब स्ट्रिंग करते रहते हैं, ताकि जो स्काउरिंग एजेंट है पूरी तरह से वूल के चारों तरफ एंट्रैप कर ले वूल को, ताकि जो भी ग्रीज मटेरियल है या बैक्सी मटेरियल है या जो उसका स्वेट है जो उसमें लगा हुआ है, वो सारा मटेरियल प्रॉपरली स्काउरिंग एजेंट के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। फिर इसके बाद हैवी स्क्वीजिंग रोलर क्या करेंगे, जो अपना डर्टी वाटर या जो ग्रीज जो हमारा वूल से निकला उसको स्क्वीज करके एक एक्सट्रैक्शन वाल्व के थ्रू उन बॉल से बाहर कर देंगे। अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे, उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस है चलती रहती है, पहले से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से चौथे में गया, और फिर चौथे बाउल के बाद सीधा फाइनली रिंज कर दिया जाता है वाटर, ठीक है ना। और पहले बाउल का टेम्परेचर नॉर्मली 58 से 60 डिग्री रखते हैं, दूसरे बाउल को 55 से 58 रखते हैं, तीसरे बाउल का 55 से 58 डिग्री, चौथे बाउल का भी 50 से 55 डिग्री। और जो नॉर्मली डिटर्जेंट हम यूज करते हैं वो TT100 या नैपको 1535 वो नॉर्मली हम यूज करते हैं जो अपने वॉशिंग एजेंट हैं। अब हमारा आफ्टर स्काउरिंग के बाद है, आफ्टर स्काउरिंग के बाद जो हमारी ईल्ड है वो 67 से लेके 72% तक मिलती है। जो नॉर्मली डिटर्जेंट का कंसंट्रेशन यूज किया जाता है वो 0.7% यूज किया जाता है, और हमें 1 kg वूल को स्काउर करने में 20 लीटर पानी की नीड होती है, ठीक है, ये समझ में आता है। अब हम चलते हैं डायग्राम में समझने के लिए। पहला वाला, ये यहाँ से डिलीवरी हुई मटेरियल की, इसने वाटर को डाला, यहाँ रिंजिंग बाउल होगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉम्ब वगैरह भी लगे होंगे, ये प्रॉपरली वूल को रिंज करेंगे और फिर यहाँ से मटेरियल चला जाएगा दूसरे बाउल में रोलर के थ्रू। तो दूसरे बाउल में गया, यहाँ पे भी सेम है, ये स्क्वीजिंग रोलर्स लगे हुए हैं, स्क्वीजिंग रोलर रिंज करके बाहर कर देंगे मटेरियल। ये रिंज वाटर डिस्चार्ज है, यहाँ पे स्क्वीजिंग रोलर, यहाँ पे मटेरियल फिर से डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद फिर क्या है, रिंज बाउल में जाएगा, रिंज बाउल में दूसरे रिंज बाउल से तीसरे रिंज बाउल में, यहाँ पे बेसिकली अपना डिटर्जेंट आया, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल वाटर है, ठीक है, इन दोनों में नॉर्मल वाटर है।
फिर यहाँ पे वाटर से वॉशिंग होने के बाद स्काउरिंग वॉल में जाएगा, स्काउरिंग वॉल में डिटर्जेंट और जो स्काउरिंग एजेंट आएगा, यहाँ पे स्काउरिंग होगी। और फिर इसके बाद स्काउरिंग वाला जो मटेरियल है वो नॉर्मली अपना इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा। कैसे जाएगा? पहले प्राइमरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट में जाएगा, जो उसमें गंदगी होगी वो स्लज में चली जाएगी, और जो वाटर है वो इफ्लुएंट डिस्चार्ज में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर स्काउरिंग वॉल्व 1 से जाके स्काउरिंग वॉल्व 2 में जाएगा। तो हर वॉल्व के बाद स्क्वीजिंग रोलर है, स्क्वीजिंग रोलर के बाद एक बॉल से दूसरे बॉल में जाने का प्रोसेस है। तो अपना 4 बॉल के बाद अपना मटेरियल अपना नॉर्मली ग्रीज फ्री हो जाता है और आसानी से ग्रीज निकल जाता है। ठीक है, रेसिडुअल ग्रीज बाद में 0.3% 0.4% तक रह जाता है, जो कि फाइनली आगे प्रोसेस में बैक वॉशिंग प्रोसेस वगैरह में और कम हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी कार्डिंग प्रोसेस में। हमारा कार्डिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि बेसिकली जो हमारी स्काउड वूल है, जो हमारे सेपरेटेड फाइबर्स हैं, उनको क्या करना है, उनको मोर और लेस इंडिविजुअल कर देना है जो हमारे आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है ना, और जो वेजिटेबल मैटर है जो स्काउरिंग के बाद बच गया है उसको भी रिमूव कर देना है। ठीक है ना, और इसके अलावा हमारा जो कार्डिंग प्रोसेस है वो बेसिकली एक स्पिनिंग सिस्टम की नींव रखती है, जो हमारे लूज फाइबर्स थे उनको एक स्ट्रैंड फॉर्म में या तो वो स्लविंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी या कार्ड स्लाइवर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। अगर हमें स्लविंग फॉर्म में कन्वर्ट कब होती है? जब स्लविंग फॉर्म में जब हमें वूलन यार्न बनाना है तो हमारा ये जो हमारे फाइबर्स हैं वो स्लविंग फॉर्म में जाएंगे। अगर हमें जो यार्न बनाना है सेमी बस्टर्ड या बस्टर्ड यार्न बनाना है तो हमारा जो फाइबर्स जाएंगे वो जाएंगे हमारे कार्ड स्लाइवर के फॉर्म में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी कार्डिंग प्रोसेस बस्टर्ड स्पिनिंग की। सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जितने भी कार्डिंग प्रोसेस हैं इसमें जो हमारे बस्टेड स्पिनिंग में यूज़ किए जाएं, चाहे हमारा बूलियन स्पिनिंग सिस्टम में यूज़ किए जाएं, उसमें हमारी टेंडम कार्डिंग प्रोसेस होगी। टेंडम कार्डिंग का मतलब ये है 2 या 2 से अधिक कार्डिंग सिलेंडर होंगे, 2 या 2 से अधिक लिकरेन होंगे, तो 2 या 2 से अधिक डॉफर होंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ कार्ड सीक्वेंस होगा, मल्टीपल कार्ड सीक्वेंस एक साथ यूज किया जाएगा। तो हमारा बस्टेड स्पिनिंग सिस्टम या बूलियन स्पिनिंग सिस्टम में इस तरीके से हमारा सिस्टम यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये टेंडम कार्ड बेस कार्डिंग टेक्नोलॉजी है। ऑल्दो हमारा बस्टेड स्पिनिंग में जो कार्डिंग यूज की जाती है वो सिंपल है, उसमें उतनी ज़्यादा हमारे सिलेंडर लिकरेन और डॉफल्स नहीं होते हैं जितनी ज़्यादा वूलन सिस्टम में यूज की जाती है, क्योंकि आगे हमें वूलन सिस्टम में ना तो हमें गिलिंग करनी है ना हमें आगे कॉम्बिंग प्रोसेस करनी है। तो हमारा जो वेजिटेबल मटेरियल है या जो हमारे रेसिडुअल मटेरियल है जो भी हमें करना है वो सारी चीज़ें हमें कार्ड में ही करनी है। तो इसलिए जो टेंडम प्रोसेस है, टेंडम कार्ड्स जो सीक्वेंस है वो जो हमारा वूलन सिस्टम का वो नॉर्मली बड़ा है रेदर देन द बस्टेड स्पिनिंग सिस्टम। अब हम पहला जो सिस्टम पढ़ रहे हैं ये हमारा बस्टेड कार्ड सिस्टम है। बस्टेड कार्ड सिस्टम में क्या रहेगा? सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक हॉपर रहेगा। ये क्या करता है? ये बेसिकली ओपनिंग का भी काम करता है और हॉपर का भी काम करता है, जो फीड देता है हमारा कार्डिंग सिस्टम में। क्या करेगा? यहाँ पे स्पाइक्स लगे हुए हैं, ये एमबीओ है, मिक्सिंग ब्लेंडिंग ओपनर, जो अपना ओपन करेगा, फिर इसके बाद हॉपर में चला जाएगा मटेरियल। हॉपर के बाद फिर ये कन्वेयर बेल्ट पे चला जाता है। यहाँ पे नीचे लिकरेन के पीछे कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है। फिर अपना लिकरेन है, लिकरेन के ऊपर अपने कई सारे जो अपने बेसिकली क्या लगे रहते हैं, अपने स्ट्रिपर और बर्कर लगे रहते हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रिपर है, ये बर्कर है छोटा, ये लिकरेन के ऊपर भी लगे होंगे, ये अपने बीस्ट के ऊपर भी लगे होंगे, ये अपने स्विफ्ट के ऊपर भी लगे होंगे। तो
इनका पर्पज क्या रहता है, बेसिकली जो वूल फाइबर्स हमारे ग्रुप में आ रहे हैं उनको प्रॉपरली ओपन करना, ध्यान देने की ज़रूरत है। ये क्या करेंगे, फाइबर्स की ओपनिंग का काम करेंगे, ठीक है। तो लिकरेन क्या करेगा, बड़े बड़े टफ्ट को स्मॉल टफ्ट में छोटा करेगा, और फिर ऊपर जो बर्कर स्ट्रिपर लगे हुए हैं वो क्या करेंगे, फाइबर को प्रॉपरली ओपन कर देंगे। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं ये लिकरेन है, इसमें स्ट्रिपर लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। हम फिर इसके बाद चला जाएगा ये बर बीटर और मोरेल्स में। ये असेंबली है बर बीटर और मोरेल्स। बर बीटर और मोरेल्स असेंबली क्या होती है, मोरेल्स बेसिकली गियर, मोरेल्स और बल बीटर दोनों कंबाइंड होके बेसिकली गियर टाइप ऑफ सिस्टम बनाते हैं। गियर टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है, जो टीथ गियर हमने देखे हुए हैं, टीथ गियर टाइप ऑफ सिस्टम बनाते हैं। अब ये टीथ गियर क्या करता है, लिकरेन से जो मटेरियल आता है उस फाइबरस असेंबली को अपने टीथ्स के बीच में ले लेता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो बर बीटर लगा हुआ है वो हाईली प्रेशराइज्ड होता है। तो गियर के ऊपर जब ये बीटर गियर के बीच में चलते हैं तो जो हाईली प्रेशराइज्ड होने के कारण जो गियर के टीथ के बीच में जो फाइबर्स आते हैं और उनके बीच में अगर वेजिटेबल मैटर या बड़ा डर्ट मैटर पड़ा हुआ है तो ये गियर के बीच में आने के बाद क्या होता है, क्रश हो जाता है। तो जो वेजिटेबल मैटर है वो क्रश होके नीचे गिर जाता है यहाँ पे बर बीटर और मोरेल्स के बीच में, ठीक है ना। अब इसके बाद बीस्ट में जाएगा। बीस्ट बेसिकली एक छोटा सा लिकरेन कह लो या एक सिलेंड्रिकल शेप है जो जिसमें क्लॉथिंग लगी हुई है। अभी हमारा जो बर बीटर में जो मटेरियल अपना लूज हुआ, बर बीटर और मोरेल्स के बीच में जो हमारा वेजिटेबल मटेरियल जो क्रश होके लूज हुआ, उनको क्या करेगा, ये इन दोनों स्ट्रिपर रोलर और बीस्ट की असेंबली के बीच में ये क्या करेगा, इसकी कॉम्बिंग करेगा। तो इसमें क्या होगा, उसके कारण जो लूज जो मटेरियल जो क्रस्ड मटेरियल है वो नीचे गिर जाएगा यहाँ पे बॉक्स में। तो बीस्ट का काम है यहाँ पे जो लूज मटेरियल को एलिमिनेट करना। इसके बाद फिर से बर बीटर लगा हुआ है और मोरेल्स लगा हुआ है बीस्ट के बाद। तो इसके बाद जो रेसिडुअल बचेगा फिर से वही प्रोसेस की जाएगी, मतलब क्रशिंग प्रोसेस। फाइबर बीच में जाएंगे उन गियर के टीथ के बीच में और जो वेजिटेबल मटेरियल है उसमें क्रशिंग होगी। और जो लूज फॉर्म में जब मटेरियल आ जाएगा तो ये जो बेसिकली स्विफ्ट और बर्कर स्टिपर असेंबली है। स्विफ्ट बेसिकली क्या होता है, सिलेंडर, जैसे अपना नॉर्मल कार्डिंग में सिलेंडर होता है वैसे ही इसमें बूलियन सिस्टम में स्विफ्ट कहलाता है। ये सिलेंडर ही होता है, इसके ऊपर बर्कर और स्ट्रिपर लगे होते हैं जो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसके कारण जो अपना फाइबर टफ्ट आगे से आए हैं वो प्रॉपरली इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ फाइबर हो जाता है। और साथ में जो लूज मटेरियल अपना लूज वेजिटेबल मटेरियल था या वो लूज अपना डस्ट या डर्ट मटेरियल था वो साथ में रिमूव हो जाता है ड्यू टू इंडिविजुअलाइजेशन। फिर इसके बाद अपना मटेरियल चला जाता है फैंसी रोलर, इसमें स्ट्रिपिंग करके डॉफर को दे देता है। यहाँ पे एक फैंसी रोलर लगा होता है, शिफ्ट के बाद वो स्ट्रिपिंग करके डॉफर को दे देगा। डॉफर के बाद डॉफर कॉम्ब लगे हैं, डॉफर क्या करेगा, सिलेंडर से मटेरियल रिमूव करेगा, अपने ऊपर लेगा और फिर इसके बाद जो मटेरियल है वो डॉफर कॉम्ब के माध्यम से डॉफर से रिमूव होके एक स्लाइवर फॉर्म में, कार्ड स्लाइवर फॉर्म में कैन में कलेक्ट हो जाता है। यही प्रोसेस है, इसमें हमने लाल डायग्राम में दिखाई हुई है। हम ध्यान से देखें तो ये फीड लेटिस है, यहाँ पे अपना ये फीड रोलर्स हैं जो लिकरेन में फीड कर रहे हैं, साथ में स्ट्रिपर लगे हुए हैं, लिकरेन है,
इसकी जो रोटेशन डायरेक्शन है वो शो की गई है। ये फिर एंगल स्टेपर है, ये क्या करता है, स्विफ्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है। ऑल्दो इसमें इन्होंने बीस्ट यूज नहीं किया है, बीस्ट इसमें शो नहीं किया है, ऑल्दो बीस्ट भी लगे होते हैं बीच में। अभी हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं किस एक तरीके से सारे ये रोलर रोटेट होते हैं, किस डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। स्टेपर इस तरीके से रोटेट होगा और वर्कर इस तरीके से रोटेट होगा, और इनकी जो स्पीड है वो इसमें दी गई है, कितनी स्पीड होगी। और फिर फैंसी रोलर, अब वर्कर की स्पीड इसमें कम है और स्विफ्ट की स्पीड ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगी, इसमें फाइबर स्ट्रिप होके, जैसे फ्लैट है, फ्लैट की स्पीड कम रहती है और अपने सिलेंडर की स्पीड ज़्यादा रहती थी, उसी हिसाब से तो उससे क्या रहता था, अपनी ये फाइबर को होल्ड कर लेता है और ये एक तरीके से खींचता है, जिससे फाइबर का टफ्ट टूट होके इंडिविजुअलाइज हो जाता है। फिर इसके बाद फैंसी रोलर इससे स्ट्रिप करके डॉफर को देगा, डॉफर कॉम में जाएगा और फाइनल डिलीवरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा कार्डिंग प्रोसेस है बस्टेड स्पिनिंग का है। और ये जो अपना सिलेंडर और जो अपना नॉर्मली जो अपना वर्कर है उसके बीच का किस तरीके से हम नॉर्मली हमारा जो बेसिकली इंडिविजुअलाइजेशन जो फाइबर होता है वो इसमें शो किया हुआ है इन्होंने। अब ये वाला जो सिस्टम है ये अपना वूलन स्पिनिंग सिस्टम है। वूलन स्पिनिंग सिस्टम में हमने क्या बताया था कि इसमें जो नॉर्मली जो कार्ड यूज किए जाते हैं वो टैंडम कार्ड यूज किए जाते हैं। कई सारे कार्ड एक साथ कंप्लीटली लगे होते हैं। यहाँ पे फीडिंग सेक्शन से मटेरियल आया, एमबीओ हुआ, फिर हॉपर है, ये बेसिकली हॉपर से फीडिंग सेक्शन में यहाँ पे लिकरन है, लिकरन के फीडिंग सेक्शन से स्ट्रिपर रोलर के थ्रू फिर अपना सिलेंडर में गया। सिलेंडर में के ऊपर वर्कर और स्ट्रिपर सिमिलर लगे हुए हैं और ये ओपनिंग का काम करते हैं। फिर से डॉफर में गया, फिर से अपना सिलेंडर स्ट्रिपर में गया, फिर से अपना डॉफर में गया, फिर से सिलेंडर स्ट्रिपर में गया, फिर से डॉफर में गया। इस तरीके से आगे जाके फिर पेरेंटल रोलर्स में जाएगा। पेरेंटल रोलर क्या होते हैं, हैवली वेटेड रोलर होते हैं। इसमें जो भी वेजिटेबल वाला मटेरियल रहेगा या डस्ट एडल्ट रहेगी वो क्रश हो जाएगी। हैवली वेटेड रोलर है तो क्रश हो जाने के बाद जो क्रश्ड मटेरियल है, अब यहाँ से जो कार्डर का जो मटेरियल है ये वाला मटेरियल डिलीवर होता है, फिर से अपने सिलेंडर में डिलीवर होता है। तो पहले ये स्क्रबर असेंबली थी, स्क्रबर असेंबली वाला मटेरियल कार्डर असेंबली में जाता है, ये कम्प्लीटली कार्डर असेंबली है। तो अब जो कार्डर असेंबली में जाएगा उसमें क्या रहेगा, फिर से सिलेंडर लगे हुए हैं, पहले लिकरन है, फिर इसके बाद सिलेंडर लगे हुए हैं, डॉफर्स, फिर से सिलेंडर, फिर से डॉफर। तो इस तरीके से दोबारा से सेम प्रोसेस होगी। तो इसमें क्या है, कई सारे सिलेंडर डॉफर कंबाइंडली स्क्रबर में और कार्डर में कंबाइंड होके एक साथ कंबाइंड होके क्या करते हैं, जो परफेक्टली जो वो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ फाइबर है वो परफेक्टली इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ फाइबर कर देते हैं। अब फाइबर जो इंडिविजुअल हुआ वो कन्वर्ट हो जाएगा अपना डॉफर से, जब स्ट्रिपिंग हो जाने के बाद चला जाएगा स्लविंग बोबिन से पे। इसमें एक नहीं कई सारी स्लविंग बोबिन्स होती है, क्योंकि हमें स्लाइबर का जो हमारा नॉर्मल काउंट है वो नॉर्मल कार्डेड स्लाइबर से हमें फाइनल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिंग फ्रेम पे जाता है। वूलन सिस्टम में हमने पढ़ा हुआ था कि ये जो स्लविंग बोबिन है डायरेक्टली रिंग फ्रेम में लग जाता है। तो जो हमारा जो स्लविंग रहती है उसका काउंट फाइनल रहता है। तो एक डॉफर कई सारी स्लविंग को कन्वर्ट करता है, कई सारी स्लविंग में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखो 4 स्लविंग ही हैं। तो जो नॉर्मली स्लाइवर, अगर हम कार्ड स्लाइवर का काउंट की बात करें नॉर्मली बस्टेड या सेमी बस्टेड सिस्टम्स में, तो जो कार्ड स्लाइवर का काउंट है वो 4 गुना मोटा होगा रेदर देन द स्लविंग। ठीक है, क्योंकि इसमें उनमें रोविंग यूज की जाएगी, इसमें डायरेक्टली स्लविंग हमारी रिंग फ्रेम में लग जाएंगी। ऑल्दो फिर भी हमारा काउंट हमारा बनेगा मोटा ही। अब इसके बाद हमारी फिर हो जाती है बैक वॉशिंग। कार्डिंग से जो हमारा स्लाइवर या स्लाइवर निकला, अगर हम बस्टेड स्पिनिंग सिस्टम की बात करें तो बस्टेड स्पिनिंग सिस्टम के बाद हमारी जो बैक वॉशिंग प्रोसेस है, बैक वॉशिंग मशीन में 3 टाइप के सिस्टम यूज़ किए जाएंगे। पहला एक स्काउरिंग टैंक होगा जिसमें गाइड रोलर होंगे, स्क्वीजिंग रोलर होगा, वाटर और स्टीम पाइप होंगे जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, और स्काउजिंग डिटर्जेंट जाएगा, और जब डिटर्जेंट के जाने के बाद स्क्वीजिंग होगी।
तो जो भी मटेरियल डस्ट डट रेसिडुअल बचा हुआ है बैक वॉशिंग प्रोसेस में निकल जाएगा। फिर इसके बाद उसकी ड्राइंग होगी, अपने जो अपना वूल मटेरियल निकला है, फिर इसके बाद फिर से गिलिंग प्रोसेस में आएगा मटेरियल। अब हम जो गिलिंग प्रोसेस है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी हम गिलिंग को नहीं लेते हैं। अब हमारा वूलन कार्डिंग से जो स्लबिंग निकली उसमें कोई भी हमारी बैक वॉशिंग नहीं की जाएगी, वो स्लबिंग डायरेक्टली हमारी स्लबिंग बोबिंग डायरेक्टली हमारी रिंग फ्रेम पे लग जाएगी फॉर यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अभी हम इतना ही चलते हैं, इसके बाद वाले जो प्रोसेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।